हेलो एंड वार्म वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपना सेहत का ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए नोटबुक निकाल लीजिए। हम लोग जुलाई मंथ का हम लोग योजना देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। तो जैसे हमने सबसे पहले हमने बेसिक्स देखा, उसमें आत्मनिर्भर भारत में हमने उसका डेफिनेशन देखा यहाँ पे। फिर हमने कुछ पिलर्स देखे थे सेल्फ रिलायंस के, जो हमने देसी पिलर्स की बात की थी। इसके अलावा हमने 4L रिफॉर्म की बात की यहाँ पे। फिर हमने रिफॉर्म्स की बात की, जिसमें हमने फालतू रिफॉर्म्स देखा, MIB रिफॉर्म्स देखा। इन रिफॉर्म्स के थ्रू हम लोग सेल्फ रिलायंस अचीव कर पाएंगे। फिर हमने 5I की बात की थी, जो कि हम लोग को सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनने में हेल्प करेगा। फिर हमने देखा जैम ट्रिनिटी के थ्रू कैसे गवर्नेंस में यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी। इसमें हमने कुछ फैक्ट्स देखे। फिर कोरोना का हमने अलग अलग स्टेट का इनिशिएटिव देखा। एजुकेशन में हमने PM ई विद्या देखा, उसके थ्रू कैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। फिर हमने जैम ट्रिनिटी का कुछ पॉजिटिव देखा, कुछ नेगेटिव देखा। फिर हमने डिजिटल डिफेंस अगेंस्ट कोविड देखा। इसमें हमने एक एक्रोनिम देखा था, ड्रॉपर में गोची। तो इसके अलावा फिर हमने कवर किया हमने रिजिलियंट हेल्थ सिस्टम। उसको बनाने के लिए हमने हिप अप स्मार्ट की बात की थी, ये भी एक एक्रोनिम हमने बनाया था। इसके अलावा हमने देखा कि हेल्थ के थ्रू कैसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है, जिसमें हम लोग वॉश का हम लोग बात कर रहे थे। हमने केस स्टडी भी देखा था, जो बालांगीर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। इसके अलावा हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। फिर हमने कुछ फैक्ट्स भी देखे थे इसमें, जो 4 ये रेवोल्यूशन हुआ एजुकेशन में, जो एरिक एशबी ने दिया था, हमने ये चीज़ देखा। इसके अलावा हमने कुछ इनिशिएटिव्स देखे, स्वयं पाठशाला दीक्षा। फिर हमने अर्बन एरिया में स्वच्छता और स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी, तो हमने स्मार्ट सिटी कवर किया। इसके अलावा फिर हमने अमृत मिशन को देखा और लास्टली स्वच्छ भारत मिशन को देखा। फिर हमने ये वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की की बात की, और फिर कैसे वेस्ट जनरेशन को हम लोग इसका फ्लो चार्ट क्या हमने वो देखा। फिर रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे ग्राम स्वराज का डेवलपमेंट हुआ ओवर द ईयर्स, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या कुछ इश्यूज अभी प्रिवेल कर रहे हैं, क्या नीड है, क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स। हमने ये चीज़ देखा। कैसे माइग्रेंट्स का हम लोग स्किल हार्नेस कर सकते हैं, तो हमने बिहार का केस स्टडी देखा था, कैसे वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में माइग्रेंट्स को इंगेज किया जा सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग फार्मर्स को कैसे हम लोग सेल्फ रिलायंट बनाने वाले हैं, हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे। तो इसके लिए एक एक्रोनिम मैंने बनाया है, फांसी फांसी मत लगाना। अगर फार्मर जो है फांसी मत लगाएंगे तो वो सेल्फ रिलायंट बनेंगे। अब ये फांसी मत का फुल फॉर्म क्या है? एफ से बेसिकली है फाइनेंस, एफ से हो गया फाइनेंस। फिर ए से हो गया एजेंसी, ए से हो गया एजेंसी। सी से है क्रेडिट, मतलब जो किसान क्रेडिट स्कीम है उसके थ्रू हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर आई से हो गया इंश्योरेंस, तो जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई है उसकी बात हो गई। फिर एम से है मंडी, तो ई नाम का प्रोविजन आया है, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर है यहाँ डबल एम होना चाहिए, दूसरा एम जो है बेसिकली एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी का प्रोविजनिंग है वहाँ पे। फिर ए से जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर के अलावा जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसका भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और टी से लास्टली है टेक्नोलॉजी। तो फांसी मत लगाने से क्या होगा कि फार्मर जो है सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे। तो अब पहले हम लोग कुछ इश्यूज देखते हैं। इश्यूज क्या है? 85% ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो है बेसिकली वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है। बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर होता है क्योंकि हम लोग के पास क्रॉप इंश्योरेंस का फैसिलिटी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा इरेगुलर वेदर पैटर्न है यहाँ पे। फिर पेस्ट के वजह से भी वो क्रॉप अफेक्ट हो जाते हैं। क्रॉप जो है अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसानों को जितना उनकी फसल में लागत लगी है उतना उनको पैसा भी नहीं मिल पाता है। मिडिल मैन की वजह से बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है बहुत केसेस में। फिर क्रेडिट और लोन का इश्यूज भी है। बहुत बार जो है किसान अपने लोन को चुकाने के लिए भी लोन लेता है, और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही अंडर सपोर्टेड है। तो ये कुछ इश्यूज प्रिवेल करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, तो हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे, ठीक है।
तो शुरुआत करेंगे रिस्क मिटिगेशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी की। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बेसिकली एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो 2016 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये आया। इसमें प्रीमियम कितना प्रोवाइड कराया गया, तो खरीफ क्रॉप्स के लिए 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% और जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसके लिए 5%। इसका एक एनालिसिस ये देखिए कि अराउंड 13,000 करोड़ का प्रीमियम भरा गया इनके थ्रू और क्लेम्स क्लियर कितने हुए 60,000 करोड़। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 12% इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाएगा अगर मान लीजिए कि 10 दिन से ज़्यादा डिले हुआ क्लेम सेटलमेंट में, तो 12% इंटरेस्ट पेमेंट भी किया जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन करना है ताकि फार्मर्स को बेटर बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड हो। और जो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि फाइनेंशियल और टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं बिजनेस के लिए, जैसे कि नाबार्ड हो गया, फिर स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम हो गया, फिर कॉरपोरेट्स हो गए और उसके अलावा कुछ और एजेंसीज हो गई। अब हम लोग एमएसपी के अंदर प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट की बात करेंगे। तो 2018-19 में बजट में अनाउंस किया गया था कि 1.5 टाइम्स एमएसपी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है प्रोवाइड कराया जाएगा फार्मर्स को। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो परचेज एट एमएसपी मैकेनिज्म होगा, अगर मान लीजिए कि प्राइस ओपन मार्केट में उससे भी कम चला गया है तब पर भी एमएसपी पे ही खरीदेगी सरकार। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने क्रेडिट में बात की, किसान क्रेडिट स्कीम की। इसमें ये बेसिकली नाबार्ड का मॉडल स्कीम है 1998 में। ये वी गुप्ता कमेटी का रिकमेंडेशन के थ्रू बनाया गया। इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक इन्वॉल्व हैं। ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड कराती है तो एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। तो 2014-15 में अराउंड 8.5 लाख करोड़ था और 2020-21 में 15 लाख करोड़ का क्रेडिट प्रोवाइड करते। तो इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें। और इसके थ्रू डेयरी फार्मर्स और जो फिशरमैन है इनको भी जो है क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है। जो हम लोग एलाइड एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वो यही चीज़ है। इसके अलावा इसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं उसको सपोर्ट किया जाता है। फिर जो क्रॉप जो लोन से लिया जाता है उसका डिस्पर्सल में हेल्प करता है। एनपीसीआई की मदद से रुपे कार्ड भी इनको प्रोवाइड कराया गया जो एटीएम के सिमिलर है कार्ड है। फिर बहुत सारे चार्जेस को वेव किया गया, जैसे कि जो प्रोसेसिंग फ़ी है, इंस्पेक्शन का फ़ी है, फिर ये लेज फोलियो फ़ी है। ठीक है। इसके अलावा फिर जो 3 ईयर का लोन तक प्रोवाइड कराया गया इनको और भी 3 लाख तक का। तो ये सब चीज़ जो है केसीसी के थ्रू आया। अब हम लोग मंडी के अंतर्गत ट्रेड की बात करेंगे। तो इसमें देखिए एक तो ई नाम का प्रोविजन आया। तो ई नाम के थ्रू 1000 मंडीज जो है वो 18 स्टेट्स और यूटीज में सेटअप किए गए। फेज 1 में 585 मंडीज बनाए गए थे। यहाँ पर 1.35 करोड़ फार्मर्स जो है इन्वॉल्व थे और 2.2 करोड़ मिलियन टन का ट्रेड वॉल्यूम हुआ। तो ये कुछ फैक्ट हो गया। फिर लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल है, यहाँ पर जो कमोडिटीज है उनका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प मिलता है। फिर जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके ट्रेड 2018-19 में जो एक्सपोर्ट कितना हुआ था 2.7 लाख करोड़ और इंपोर्ट तो उससे थोड़ा कम हुआ था 1.37 लाख करोड़। ये कुछ फैक्ट हो गया, ये सब आप लोग को आंसर में यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं और वैल्यू चेन क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत सपोर्ट किया जा रहा है जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनको सपोर्ट किया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कोऑपरेटिव्स इन्वॉल्व हैं और ये सारे जो मिलके हैं सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो एक बड़े ब्रांड बन पाए जो कि जो FSSAI स्टैंडर्ड्स है उसको मैच करे, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच कर पाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है एक जो बेसिकली ब्लू रेवोल्यूशन ला रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का इनिशिएटिव है। इसके थ्रू ये पूरा मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये ऑगमेंट कर रहा है फिश प्रोडक्शन को, साथ में फिश का फीड प्रोवाइड करता है, फिश सीड प्रोवाइड होता है, एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात हो रही है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्बर्स, कोल्ड चेन, मार्केट, इन सब चीज़ों का यहाँ पर प्रोविजन है।
फिर हम लोग केज कल्चर की बात कर रहे हैं, सीवीड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और ऑर्नामेंटल फिशरीज की भी बात कर रहे हैं, और बी कीपिंग सपोर्ट भी है जिसके लिए फंडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर कुछ स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है, जैसे कालिया स्कीम है उड़ीसा में। कालिया का फुल फॉर्म क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कल्टीवेटर्स को, और ये अल्टरनेटिव है टू फार्म लोन वेवर्स। ठीक है, ये कालिया स्कीम हो गया उड़ीसा का। इसके अलावा झारखंड का मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है और यहाँ पे डीबीटी के थ्रू उनको पैसा मिलता है। फिर तेलंगाना में राइतू बंधु है, ये इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है और यहाँ पे चेक पेमेंट होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डीबीटी नहीं होता है, यहाँ पे चेक पेमेंट होता है। तो डीबीटी झारखंड वाला हो गया, चेक पेमेंट तेलंगाना वाला हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या देखा हमने कि फार्मर्स कैसे सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, और उसमें हमने क्या देखा था कि फांसी मत लगाना, इसके थ्रू वो सेल्फ रिलायंट बनेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। तो कुछ फैक्ट्स देखिए, रिकार्डो का एक लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये क्या कहता है कि हम लोग को प्रोड्यूस जो भी गुड्स हमको अगर प्रोड्यूस मोर करेंगे और कंज्यूम लेस करेंगे तो उस गुड का हम लोग को कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा, और इस वजह से ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। फिर से सुनिए कि अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है और उसको कंज्यूम कम कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज होगा और उस चीज़ का हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो यही है लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि रिकार्डो ने दिया था। इंडिया का शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में केवल 1.7%। हमारा एक्सपोर्ट बास्केट जो है बेसिकली कंप्राइज करता है टेक्सटाइल का, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, कारपेट, मरीन और एग्रो प्रोडक्ट्स। हमारा गोल क्या है? बेसिकली जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं हमें उस चीज़ को बढ़ावा देना है, ताकि हम लोग जो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड का जो हम लोग को स्टेटस मिला है हम लोग इस चीज़ को मेंटेन कर पाएँ। हम लोग को डोमेस्टिक सप्लाई को कम्पिटिटिव बनाना है, उसका रिलायबल बनाना है, उसका एफिशिएंट जो कम है उसको हम लोग को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। इसके अलावा नीड क्या है एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग को फेमस स्क्वायर करना है। एक्सपोर्ट को हम लोग को फेमस स्क्वायर करना है, तो हम लोग का जो है हम लोग का एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी जो है बूस्ट हो पाएगा। अभी इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है। फेमस में स्क्वायर कहने का मतलब कि हर चीज़ दो बार यूज होगा। तो एक ऐप से हो गया एफडीआई, एक ऐप से हो गया एफटीए। ठीक है, अब ई से बात कीजिए तो एक हो गया एजुकेशन और दूसरा हो गया एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक एम से हो गया मेक इन इंडिया और दूसरा एम से हो गया हम लोग को एमएसपी का जो डिफरेंशियल है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। एक एस से हो गया स्किल और एक एस से हो गया सब्सटीट्यूशन। तो इस तरह आप लोग कुछ भी एक्रोनिम बनाकर याद कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए फेमस स्क्वायर हो गया। तो नीड क्या है हम लोग को? एक तो हम लोग को एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को नेशनल प्रायोरिटी बनाना है, हम लोग को मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा देना है, हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, स्किल प्रोवाइड कराना है। फिर एफडीआई एंड एक्सपोर्ट्स की हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग को अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इस्टेब्लिश करना है, और इसी का अगला स्टेप होता है सीका और सीपा जो है इस्टेब्लिश करना। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट यहाँ पे और यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसके अलावा हम लोग को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को अपने दरवाजों को बंद कर देना है, हम लोग को अपना डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को हम लोग को इम्प्रूव करना है और हम लोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। फिर हम लोग को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ताकि कोई भी अगर मान लीजिए टैरिफ हाइक हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को डोमेस्टिक प्रेफरेंस देना है। ठीक है, और हम लोग को प्रिवेंट करना है जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसका मोनोपोलाइजेशन। मान लीजिए कि हम लोग एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तो हो सकता है कि हम लोग का जो डोमेस्टिक सप्लाई है वहाँ पर उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। तो इस चीज़ को हम लोग अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसा अगर मोनोपोली हुआ तो फिर से दाम तो बढ़ ही जाएगा, तो इस चीज़ का हम लोग को फायदा नहीं है। इसके अलावा हम लोग को जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उस चीज़ को भी एड्रेस करना है। फिर हम लोग को एक्सपोर्ट बास्केट है उस चीज़ को बढ़ाना है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें जो हाई टेक्नोलॉजी गुड्स हैं उसका बस 6% पार्ट है, जबकि चाइना का ये अराउंड 30% पार्ट जो है वो हाई टेक्नोलॉजी गुड में ट्रेड करते हैं। तो हम लोग को हाई टेक्नोलॉजी गुड में क्या क्या आएगा? एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हो जाएगा, फिर पेट्रोकेमिकल गुड हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, प्लास्टिक गुड्स हो गया। इस चीज़ का हम लोग को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। हमारा टूरिज्म
बस 30 बिलियन के अराउंड होता है, जबकि हम लोग इसको 100 बिलियन तक लेकर जा सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। फिर जो एमएसपी डिफरेंशियल है, जो मैंने अभी बताया कि मान लीजिए कि उसको ओपन मार्केट में दाम कम मिल गया, तब पर भी एमएसपी उनको ज़्यादा मिलता है। तो इस जो डिफरेंशियल, इस चीज़ के लिए हम लोग को एक प्राइस मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिले। इसके अलावा हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्पेंडिंग बढ़ाना है, और जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और सेंटर लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को हम लोग को सेटअप करना है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को करेंगे तो हम लोग का एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी जो है बूस्ट होगा, हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोट कर पाएंगे। अब हम लोग गांधी जी के हम लोग कुछ व्यूज़ को देखने वाले हैं सेल्फ रिलायंस के ऊपर। तो इसके लिए भी मैंने एक एक्रोनिम बनाया है। गांधी जी बोलते हैं कि चारू कौन है रे। चारू बेसिकली एक लड़की है, जो कौन मतलब कि तो आपको धोखा देगी, ये बहुत चारू लड़की है। चारू कौन है रे। अब इसका फुल फॉर्म चा से है चरखा। तो चरखा बेसिकली क्या, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस है। रू से रूरल एरियाज की बात करते हैं गांधी जी, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं। कौन से बात करेंगे हम लोग की, जो हम लोग का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हम लोग को लाना है। इसके अलावा एच से हो गया हिंद स्वराज, और री से हो गया सेल्फ रेगुलेशन। तो ये चारों कॉर्नर के आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चरखा मैंने आपको जैसे बताया कि बेसिकली सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस है। उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज लिखा था, तो उसमें उन्होंने बात की थी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की, इंडिजिनस प्रोडक्शन को बूस्ट करने की, और ग्रास रूट डेवलपमेंट की। इसके थ्रू हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे। गांधी जी ने यह भी कहा था कि एन इंडिविजुअल, अ विलेज, अ कंट्री वुड बिकम इंडिपेंडेंट ओनली इफ इट बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, हम लोग अब सेल्फ रेगुलेशन कैसे लाएंगे, तो इसमें हम लोग सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, हम लोग को अपना मोरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग नॉन पोजीशन की बात करेंगे, हम लोग को अपना डिजायर जो है लिमिट करना पड़ेगा, और ये बेसिकली कि हम लोग का सोल का फोर्स बनेगा। इसके अलावा ये भी फायदा होगा कि जो रिसोर्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा, उसका रिप्लेनिशमेंट बढ़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास जो नेचुरल स्टॉक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सरप्लस अमाउंट में होगा हमारे पास। तो सेल्फ रेगुलेशन का ये सारा फायदा होंगे। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं वो, इसमें बोलते हैं वो कि लोकल गवर्नेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी वो बात करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग मोर बट इट इज़ अबाउट बीइंग मोर। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। सेल्फ रिलायंस के अंतर्गत वो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करते हैं और वो लोकल प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो लोकल प्रोडक्शन में आ गया वो जो भी एग्रीकल्चर हो गया और जो भी वो आर्टिजन्स हो गए, इन सबको प्रमोशन की बात हो रही है। तो इसके थ्रू जो है विलेजेस जो है रूरल इकोनॉमी जो है सेल्फ रिलायंट बनेगी और इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बनेगा। वो अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के और इंडस्ट्रियलिज्म के। वो इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट नहीं थे, वो इंडस्ट्रियलिज्म के अगेंस्ट थे। ऐसा क्यों बोलते थे वो, क्योंकि उनका कहना था कि इस वजह से ग्रीड ज़्यादा होता है और जो विलेज प्रोडक्शन सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से। और इस वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कॉज होता है, एक तो लेबर लॉस भी हो रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी जो है होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पुअर है उनको बहुत नुकसान होता है, वो सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंदर देखिए उन्होंने सोशल चेंज की बात की, फिर उनका कहना था कि हैव फेथ इन पूर्ण स्वराज। लोकल लीडर्स के इंपॉर्टेंस की उन्होंने बात की। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो ये वल्नरेबल सेक्शन है ये एजेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग है, अगर इनको हम स्ट्रेंथन करेंगे तो इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी और एज अ होल क्या होगा कि पूरा नेशन का जो है बिल्डअप होगा। फिर इस वजह से क्या होगा, माइग्रेशन भी कम होगा। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, जिसमें वाटर का डेवलपमेंट करना, जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उनका डेवलपमेंट करना। इसका कंटेम्प्रेरी क्या रेलेवेंस है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये इसी चीज़ का निचोड़ है। जो गांधी जी जो सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, इसी चीज़ का निचोड़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया का पोजीशन HDI में 129 है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हमारा पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है इंडिया में। ये दोनों जो है UNDP के ये क्या बोलते हैं इंडेक्सेस है। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम लोग को हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन को हमें प्रमोट करना है, जो भी एग्रो बेस्ड अलाइड एक्टिविटीज़ हैं
हमें उस चीज़ को प्रमोट करना है। जो MSME है, मिडिल स्मॉल माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन एंटरप्राइजेस हैं, उसे हमें बूस्ट करना है। हमें एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना है, और हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने से कैसे एक फैमिली डेवलप होता है और एज अ होल कम्युनिटी डेवलप होता है। और हमें सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। लास्टली हम लोग एथिकल एंगल देखेंगे। तो एथिकल एंगल में हम लोग दो चीज़ बात करेंगे। एक तो हम लोग गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट डिबेट की बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है, एथिकल सेल्फ रिलायंट इंडिया बनने के लिए हम लोग को सब्सिडीज को कम करना पड़ेगा, और ये भी कहा जाता है कि हम लोग को स्किल और रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो सिटीजन्स हैं वो सेल्फ रिलायंट बनेंगे, और इस थ्रू जो है इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा। और ऐसा देखा गया है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो बोला जाता है वो इनकेपेबल पाया गया है। एम्प्लॉयमेंट के थ्रू एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, और इस थ्रू सेल्फ रिलायंट बनेंगे हम लोग। जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, वो हमने क्या देखा कि फैमिली पूरा फैमिली जो है अपलिफ्ट होता है, पूरा इससे कम्युनिटी अपलिफ्ट होता है। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है कि शुभ लाभ से रिद्धि और सिद्धि की बात हो रही है। तो शुभ लाभ से हमें क्या तात्पर्य है कि शुभ है बेसिकली सोशल प्रॉस्पेरिटी, और लाभ है बेसिकली बिजनेस प्रॉफिट। तो सोशल प्रॉस्पेरिटी और बिजनेस प्रॉफिट जो है बेसिकली वो इंटरलिंक्ड है, और इससे क्या होगा, शुभ लाभ से क्या होगा, रिद्धि और सिद्धि आएगी। रिद्धि क्या है, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, और सिद्धि जो है वो स्किल है बेसिकली। तो अगर हम लोग सोशल प्रॉस्पेरिटी और बिजनेस प्रॉफिट को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का वेल्थ प्रॉस्पेरिटी तो होगा ही, हमारा स्किल भी बूस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट डिबेट में देखिए गवर्नमेंट का क्या रोल है कि उसको क्रिटिकल सेक्टर्स को अपने अंदर रखना चाहिए, जैसे कि स्वच्छ भारत हो गया, जनधन हो गया। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए कि जो भी डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करते रहते हैं। जैसे उन्होंने एक सैशे रेवोल्यूशन लाया कि जितने भी एसेंशियल टाइप के गुड्स थे वो जो पुअर कंज्यूमर्स तक उन तक पहुंच पाए, तो उनको बेनिफिट हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर ने भी ऐसे हेल्प किया। एग्रीकल्चर में देखिए, तो ये एग्रीकल्चर का क्या रोल होता है, एक तो फूड सिक्योरिटी हम लोग को प्रोवाइड करा रहा है, फिर हम लोग को इम्पोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, फिर इनकम बूस्ट करेगा, फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है, इनोवेशन की बात करनी है। इनोवेशन किस तरह का होना चाहिए कि क्रॉप मिक्सिंग हो, क्रॉप पैटर्न अलग अलग टाइप का हो, सीड अलग अलग टाइप के हम लोग यूज़ करें जो हाई यील्ड वेराइटीज़ हैं, फिर फर्टिलाइजर्स हम लोग को उसका यूज़ कम करना है ताकि पोल्यूशन कम हो, फिर हम लोग को अर्बन माइग्रेशन जो है वो कम करना है, और हम लोग नैतिक धन सृजन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली जो एथिकल वेल्थ क्रिएशन है उसको हम लोग हिंदी में नैतिक धन सृजन बोल रहे हैं। तो ये कैसे होगा, जो लॉकडाउन अंडरस्टैंडिंग है इससे हम लोग को एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और एनवायरनमेंट एक साथ नहीं चल रहा है। ये चीज़ हमने देख लिया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है बंद हुए। इस वजह से हमने क्या देखा कि बहुत जगह जो रिवर हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनका क्वालिटी इंप्रूव हुआ। फिर हमारा जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो हमने इम्प्रूव होते देखा। तो हमने ये चीज़ ज़रूर पाया कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्म कर रहा है। तो हमारा जो एम होना चाहिए, जो थिरुकुरल ने भी कहा है कि जो वेल्थ है वो क्या बोलते हैं, राइटियसनेस और जॉय तभी क्रिएट करेगा जब वो अक्वायर्ड होगा कैपेबिलिटी विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। मतलब हम लोग को इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए नहीं बिना हम लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से करना है। तो ये ओवरऑल निचोड़ है एथिकल एंगल इस चीज़ का सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड में हम लोग ये चीज़ ये बोल सकते हैं इसमें कि हम लोग को फ्रूगल इनोवेशन लाना है। अब ये फ्रूगल इनोवेशन क्या है, बेसिकली तीन चीज़ का ये जोड़ है, सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक का। फ्रूगल इनोवेशन बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का गुड आप लोग देखते हैं जो मिलता है बाजार में, बेसिकली ये इसमें हर चीज़ का तो आप लोग यूज़ करते नहीं हैं, तो कुछ ऐसे चीज़ों को बस यूज़ करें जो प्रोड्यूस करें जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही बेसिकली है फ्रूगल इनोवेशन। यहाँ पर हम लोग तीन चीज़ की बात कर रहे हैं, सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक। तो क्योंकि हम लोग कम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो हम लोग का रिसोर्स जो कंस्ट्रेंट है उस चीज़ को हम लोग टैकल कर पाएंगे। फिर सोशल एंगल में देखिए कि जो भी पीपल हैं वो अभी क्योंकि इसमें कम खर्चा होगा तो इस चीज़ का अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो अफोर्डेबिलिटी कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे हमने टैकल कर लिया।
और जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो प्रॉफिट भी कर पाएंगे और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इनकॉर्पोरेशन होगा। इंडिया को क्या इस चीज़ में ध्यान देना है कि वो लीड करे बाई एग्जाम्पल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्टली हम लोग कुछ मिसलेनियस चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे एक आई फ्लोज है। आई फ्लोज बेसिकली एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो प्रेडिक्ट करता है 3 days इन एडवांस कोई भी अगर फ्लड आने वाला हो। कोलैबोरेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई का। 4 चीज़ों का इंटीग्रेशन होता है। पे IMD के थ्रू वेदर मॉडल आया, फिर जो रेन गॉज नेटवर्क स्टेशन है वहाँ से फील्ड डेटा आया, फिर GIS का यूज़ हुआ और अर्बन ड्रेनेज का यहाँ पे यूज़ हुआ। इसकी चीज़ के थ्रू वो क्या क्या स्टडी कर पाए, टोपोग्राफी, जो लैंड यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन है और जो वाटर बॉडीज है। तो अगर इन चीज़ों को उन्होंने इंटीग्रेट करके वो पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि फ्लड आने वाला है कि नहीं। इसमें 7 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। शुरुआत हो रहा है डेटा एसिमिलेशन मॉड्यूल से, इसका फ्लड मॉड्यूल है, इनंडेशन मॉड्यूल है, वल्नरेबिलिटी मॉड्यूल है, लास्टली रिस्क मॉड्यूल है और डिसेमिनेशन मॉड्यूल है। तो ये आई फ्लोज मुंबई का ये जो है 7 मॉड्यूल्स हैं इसमें। और फिर हम लोग एक देखने वाले हैं MSME का जो डेफिनेशन चेंज हुआ है। तो पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज और सर्विस एंटरप्राइजेज अलग अलग क्लासिफाइड थे। जैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है, इसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक था और इसमें 10 लाख तक था सर्विस में। और इसी तरह बढ़ता गया 5 करोड़, 2 करोड़ और यहाँ पे 10 करोड़, 5 करोड़। अब इस चीज़ को जो है इंटीग्रेट कर दिया गया क्लासिफिकेशन को। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज की हम लोग एक साथ बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो लिमिट है वो चेंज कर दिया गया। इसमें इन्वेस्टमेंट जो 1 करोड़ तक कर दिया गया और टर्नओवर की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे 5 करोड़ तक का टर्नओवर जो है इन्वॉल्व है। उसी तरह स्मॉल में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर। और लास्टली मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक का टर्नओवर, ठीक है। तो इस तरह हमारा योजना जुलाई मंथ का है, कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने नोटबुक में आप लोग नोट डाउन भी किए होंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए, जय हिंद।